अध्याय 5 ओलिविया 9 महीने बाद जेल में रहना बहुत मुश्किल था, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं गर्भवती थी, बल्कि इसलिए भी कि मेरे साथ कैसा व्यवहार किया गया। लेकिन मैं एक बात के लिए शुक्रगुजार थी, एथन ने अपना वादा निभाया। जिस गार्ड को उसने रिश्वत दी थी, वो मेरे लिए विटामिन लाता रहा और वादे के मुताबिक मेरी देखभाल करता रहा। लेकिन जब वो आसपास नहीं होता था, तो बाकी लोग मुझे खाना खिलाना भूल जाते थे। कई दिन तो मुझे इतनी भूख लगती थी कि मेरा पेट दर्द करने लगता था। एक दिन मैं तब तक चिल्लाता रहा जब तक कोई आ नहीं गया, लेकिन खाने की बजाय मुझे मार पड़ी। उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरह पीटा कि मेरी एक आंख काली पड़ गई और मेरे हाथ पैरों पर चोट के निशान पड़ गए। लेकिन इन सब के बावजूद मैंने अपने बच्चे की रक्षा की। पिटाई के बाद भी उन्होंने मुझे खाना नहीं दिया। उस दिन से मैंने उस पुलिस वाले की अनुपस्थिति में चुप रहना सीख लिया। मैंने अपने भोजन को सीमित कर दिया, छोटे हिस्से खाए और कुछ बचाकर रख रही हूँ अगर अगले दिन कुछ न मिले। मैं हड्डी मांस की बनी हुई थी और मुझे अपने बच्चे की चिंता थी। क्या उसे पर्याप्त पोषक तत्व मिल रहे थे? क्या वो स्वस्थ पैदा होगा? अपने बच्चे की तकलीफ के बारे में सोचकर ही निक के प्रति मेरी नाराजगी बढ़ती जा रही थी। हर गुजरते दिन के साथ मैं उससे और भी नफरत करती जा रही थी। मेरा पेट अब बहुत बड़ा और भारी हो गया था। आज मैं उठी तो बेचैनी और थकान महसूस कर रही थी। जब गार्ड नाश्ता लेकर आया तो मैंने उसे छुआ तक नहीं। मेरी पीठ में एक हल्का सा दर्द उठ रहा था, जो बार बार उठ रहा था। हर बार जब दर्द होता तो मैं ठिठक जाती, अपनी सांसें रोके रहती, जब तक कि वो ठीक न हो जाए। मुझे लगा कि शायद मुझे प्रसव पीड़ा हो रही है, लेकिन मेरा पानी नहीं टूटा था। फिर भी कुछ तो गड़बड़ थी। मैं बेसब्री से लंच का इंतजार कर रही थी, उम्मीद कर रही थी कि गार्ड से एथन से संपर्क करवाकर डॉक्टर बुला लूं। मैं अपने बच्चे को नहीं खो सकती थी, खासकर तब जब हम दोनों ने साथ में बहुत कुछ सहा था। मैं नींद के आगोश में समाता रहा। दर्द बढ़ता ही गया, बार बार होता गया। कई बार तो मैंने दर्द से बचने के लिए अपने निचले होंठ को काट लिया। चीखने चिल्लाने से आखिरकार कोठरी का दरवाजा खुला। मैं दीवार से टिकी हुई थी, दर्द के बीच सांसें ले रही थी। लेकिन उस पल ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड में कोई सत्ता आखिरकार मेरे साथ थी। अचानक मेरा पानी निकल गया। गार्ड की आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं। मैं मिस्टर लुइस को पकड़ता हूँ। उसने खाने की प्लेट हाथ में रखी हुई गिरा दी और भाग गया। मैंने सलाखों को पकड़ लिया और उन्हें इतनी जोर से खींचा कि मुझे लगा कि वे टूट जाएंगी। गार्ड हाँफता हुआ वापस आया। मिस्टर लुइस आ रहे हैं। धन्यवाद, मैं कहने में कामयाब रहा। वो बस वहीं असहाय खड़ा रहा। कृपया बच्चे को अंदर ही रहने दीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मिस्टर लुइस का इंतजार कीजिए। अगर मुझे इतना दर्द न होता तो शायद मैं हंस देती। उसे साफ तौर पर अंदाजा नहीं था कि एक बार बच्चा आने का फैसला कर ले तो उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वो रुकेगा। ये सेल। वहां बच्चा पैदा करने के लिए कोई जगह नहीं थी। बहुत देर तक जब मैं पीठ के बल लेटी रही और बच्चे के आने का एहसास हुआ, तब कोठरी का दरवाजा फिर खुला। ओलिविया, मैं आ गया। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। एथन एक डॉक्टर के साथ दौड़ा दौड़ा आया। डॉक्टर ने जल्दी से देखा और कहा, वो अस्पताल नहीं पहुंच पाएगी। बच्चा जन्म लेने वाला है। वो अब आ रहा है। उस पल निक के लिए मेरी नाराजगी एक नए स्तर पर पहुंच गई। मेरा बच्चा एक गंदी कोठरी में पैदा होने वाला था, क्योंकि निक ने मुझ पर एक ऐसी औरत पर भरोसा किया था जिसे वो मुश्किल से जानता था। उसने मुझे इस तकलीफ के लिए मजबूर किया था। ओलिविया, तुम्हें जोर लगाना होगा, एथन ने कहा। मुझे पता है कि तुम ये नहीं चाहती थी, लेकिन बच्चा अब आ रहा है। उसकी आवाज ने मुझे वापस हकीकत में खींच लिया। अब बात निक की नहीं थी, बात मेरे बच्चे की थी। मैंने पूरी ताकत से कोशिश की, अपनी पूरी ताकत से कोशिश की। कुछ ही देर बाद मेरे बच्चे की किलकारियां हवा में गूंजने लगीं और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने उसे मुझे सौंप दिया। क्या वो ठीक है? क्या वो स्वस्थ है? मैंने उसे घूरते हुए पूछा। वो बहुत छोटा था। मुझे उसकी जांच करनी होगी, लेकिन वो ठीक लग रहा है। बस थोड़ा कम वजन का है, लेकिन ठीक है। मैं आंसुओं के बीच मुस्कुराई। उसका नाम सैमुअल है। उसे निक का नहीं, मेरा उपनाम दो और उसे सुरक्षित रखो। उसे यहाँ से ले जाओ, एथन। उसे सौंपते हुए मेरा दिल टूट गया। आप उसे थोड़ी देर और रोक सकते हैं, डॉक्टर ने कहा, लेकिन मैंने अपना सिर हिला दिया। वो इसी गंदी कोठरी में पैदा हुआ था।
मैं नहीं चाहता था कि वो यहाँ एक पल भी और रहे। नहीं, उसे ले जाओ और जांच करो कि वो स्वस्थ है। और याद रखना, एथन, निक को कभी मत बताना। एथन को उसके साथ जाते देख मैं रो पड़ी। निक, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, कसम से। अध्याय 6। निक, उस महिला द्वारा मुझे अपमानित किए जाने के बाद से 2 साल बीत चुके हैं, जब से मुझे पता चला कि उसने मुझसे लाखों रुपये चुराए हैं। मैं इतना मूर्ख और अंधा कैसे हो सकता था? जब सैंड्रा ने मुझे बताया कि इतने साल पहले मेरी माँ के साथ जो कुछ हुआ, उसमें ओलिविया का हाथ था, उनकी मुलाकात कैसे हुई, कैसे ओलिविया ने उन्हें कार की टक्कर से बचाया, तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मुझे लगा था कि मेरी पत्नी कभी ऐसी हरकतें नहीं कर सकती। फिर उसने मुझे उनके फोन कॉल की वो रिकॉर्डिंग दी, जिसमें ओलिविया ने सब कुछ कबूल किया था। कैसे उसे अपना सोने का अंडा मिल गया, कैसे उसकी और उसकी दादी की जिंदगी बदलने वाली थी। मानो इतना ही काफी नहीं था, उसने मुझसे कुछ चुराया भी। सैंड्रा ने मुझे सबूत दिखा दिया था। मुझे कुछ पैसे तो मिले, लेकिन बहुत कम। उसके बारे में सोचकर आज भी मुझे गुस्सा आता है। वो कैसी रही होगी? क्रूर। मेरी माँ उससे प्यार करती थी। निक, सैंड्रा ने मुझे मेरे विचारों से बाहर निकाला। तुम्हारे माता पिता को लेने जाने का समय हो गया है। मैं रात का खाना खत्म कर रही हूँ। जब तक तुम वापस आओगे, ये तैयार हो जाएगा। यदि पिछले 2 वर्षों में सैंड्रा का साथ न मिलता तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब कर पाती। मेरे माता पिता दुनिया भर की यात्रा कर रहे हैं और आज घर आ रहे हैं। जब उन्हें ओलिविया के साथ जो हुआ उसके बारे में पता चलेगा तो वे बहुत निराश होंगे। बेचारी मेरी माँ, उसने उस निकम्मी औरत पर भरोसा किया। जैसे ही मैंने अपनी चाबियां पकड़ी, मेरा गुस्सा भड़क उठा। निक, सैंड्रा की आवाज ने मुझे फिर रोक दिया। मैं उसकी ओर मुड़ा। तू उसके बारे में मत सोचो, उसने धीरे से कहा। इससे सिर्फ गुस्सा आता है। आज तुम्हारे माता पिता घर आ रहे हैं। चलो जश्न मनाने पर ध्यान दे, बीती बातों पर नहीं। मैंने उसे हल्की सी मुस्कान दी। मैं क्या करता? उसके बिना किया। एक हवाई अड्डे पर मैंने सबसे पहले अपनी माँ को देखा, उसके बाद पिताजी को और उनके गार्ड बैग ले जाते हुए। मुझे देखते ही उनका चेहरा खिल उठा। वे दौड़कर मेरी बाहों में आ गईं। मैं हंसा और उन्हें गले लगा लिया, तो पिताजी ने सिर हिलाया। तुम हमारे बेटे का दम घोंट रही हो, औरत, वो बड़बड़ाया। माँ ने कंधे के ऊपर से उसे घूरा और उसने नकली आत्मसमर्पण में अपने हाथ ऊपर उठा दिए। उन्हें देखकर मुझ पर उदासी की लहर छा गई। मैंने सोचा था कि ओलिविया और मेरे पास वही होगा जो उनके पास है। शायद ऐसा होना नहीं था। हे भगवान, तुम कितने दुबले हो। क्या ओलिविया अब तुम्हें खाना नहीं खिलाती? आखिर वो कहाँ है? माँ ने पूछा। उनकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। मैंने आह भरी। उन्हें बताने का ये सही समय या जगह नहीं थी। चलो घर चलते हैं, मैं सब कुछ समझा दूंगा, मैंने कहा। उन्होंने एक दूसरे को देखा और माँ का चेहरा फिर खिल उठा। मुझे मत बताना कि वो यहाँ है। साथ घर। ओह, मुझे तो पता था कि वो मुझे जल्द ही एक पोता पोती देगी। मेरा दिल बैठ गया। उसे पता ही नहीं था कि ओलिविया कभी बच्चे नहीं चाहती थी, सिर्फ मेरा पैसा चाहती थी। माँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने उनके लिए कार का दरवाजा खोला। पिताजी भी उसके पीछे पीछे अंदर आए। उनका चेहरा पहले से ही ठंडा हो रहा था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ा। माँ रास्ते में और सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन पापा ने उन्हें घर पहुंचने तक रुकने के लिए मना लिया। शुक्र है, ओलिविया के बारे में बात करना आसान नहीं था और मैं इस बातचीत के लिए उत्सुक भी नहीं था। जब हम वापस आए तो मैंने उन्हें सब कुछ बताया। ओलिविया ने कैसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया था, जिससे उसका बच्चा मर गया था। कैसे उसने मुझसे लाखों रुपये चुराए थे। कैसे वो मुझसे कभी प्यार नहीं करती थी, कभी मुझसे बच्चा नहीं चाहती थी। कैसे वो पूरे समय गुप्त रूप से गर्भनिरोधक ले रही थी और कैसे वो सिर्फ मेरे पैसे चाहती थी। वैसी नहीं है जैसा तुमने सोचा था, मैंने कहा। ओलिविया बहुत क्रूर है। माँ ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। निक, क्या तुम पागल हो? वो गुस्से से चिल्लाई। मैं हैरान होकर उसे देखता रहा। क्या उसने मेरी बात नहीं सुनी? माँ ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर उदासी और निराशा साफ झलक रही थी। पिताजी ने एक शब्द भी नहीं कहा और मेरी तरफ देखने से भी इनकार कर दिया, लेकिन उनकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। क्या तुम्हें यकीन है कि सैंड्रा ही तुम्हारे फैसले पर असर नहीं डाल रही है? माँ ने तीखी आवाज में पूछा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे इस तरह सोचने की वजह वही तो नहीं है? सैंड्रा ही वो है जिसने मुझे ओलिविया के बारे में सच्चाई बताई, मैंने जोर देकर कहा।
उसके बिना मैं अभी भी ओलिविया के नियंत्रण में होती। तुम्हें उसका एहसानमंद होना चाहिए। माँ की आंखें गुस्से से चमक उठी। कृतज्ञ, एक घर तोड़ने वाले का? हे भगवान, उसकी दादी हमारे बारे में क्या सोचती होंगी? माइकल, उन्होंने कहा। अपने पिता की ओर मुड़ते हुए कहा, ओलिविया की दादी के पास जाओ और माफी मांगो। उनसे कहो कि हमें कुछ पता नहीं था और हम ओलिविया को जेल से बाहर निकाल लेंगे। पिताजी जाने के लिए तैयार खड़े थे और मैं दंग रह गया। वे अब भी इतने अंधे कैसे हो सकते हैं? वो मर चुकी है, मैंने धीरे से कहा। ओलिविया की गिरफ्तारी के कुछ महीने बाद ही उसकी मौत हो गई। माँ का चेहरा मुरझा गया और उनके गाल पर एक आंसू बह निकला। मैं उन्हें दिलासा देना चाहता था, लेकिन पापा ने मुझसे पहले ही उन्हें अपनी बाहों में खींच लिया। तुम बहुत मूर्ख हो, निक, उसने कठोर स्वर में कहा। मैंने तुम्हें इतना मूर्ख बनने के लिए नहीं पाला था। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। मैं वहां बैठा, पूरी तरह से भ्रमित सा महसूस कर रहा था। वे ओलिविया का बचाव क्यों कर रहे थे? उसने अब भी उन पर इतनी पकड़ क्यों बना रखी थी? मैं अपनी बहू को जेल से छुड़ा कर लाऊंगा, पिताजी ने ऐलान किया। और निक, अगर तुमने आरोप वापस नहीं लिए तो मैं तुम्हें त्याग दूंगा। अध्याय 7। निक, मेरे माता पिता चले गए और सैंड्रा रसोई से बाहर आई। वो रो रही थी और मुझे यह अच्छा नहीं लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे माता पिता उसके साथ इतना क्रूर क्यों थे। उसने मेरे साथ ये सब नहीं किया था। उसने ही मुझे एक बुरी परिस्थिति से बचाया था और मुझे दिखाया था कि मेरी पत्नी कैसी है। मुझे समझ नहीं आया कि वे उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे। सैंड्रा, मुझे बहुत अफसोस है। मैं उनसे फिर बात करूंगी और उन्हें समझाऊंगी। मैं उन्हें ओलिविया के अपराधों के सबूत दिखाऊंगी और फिर वे मेरी बात पर यकीन करेंगे और तुम्हें मेरी करीबी दोस्त मानेंगे। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया और दिलासा दिया। निक, उसे बाहर मत निकालो। मुझे डर है कि बाहर निकलकर वो मेरे साथ क्या करेगी। प्लीज, उसे वहीं रहने दो। वो और भी जोर से रोने लगी, जिससे मेरा दिल बैठ गया। काश मैं उसे वहीं रहने दे पाता। मैं चाहता था कि वो वहां और देर तक रहे, लेकिन मेरे माता पिता मजाक नहीं कर रहे थे जब उन्होंने कहा, अगर मैं उसे बाहर नहीं जाने दूंगा तो वे मुझे अस्वीकार कर देंगे। 3. चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वो औरत कभी तुम्हारे आसपास भी नहीं आएगी। लेकिन मुझे यह फैसला करना ही होगा। मुझे उसे बाहर निकालना ही होगा, वरना मेरे माता पिता मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन चिंता मत करो, जब वे उसके अपराधों के सबूत देखेंगे तो वही उसे वापस जेल भेज देंगे। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। ओलिविया ने उसे बड़े बड़े जख्म दिए थे और अब वो अपने गुनाहों की सजा दिए बिना ही बाहर निकल रही थी। मुझे इस बात से नफरत थी कि उसने मेरे माता पिता पर इस हद तक कब्जा कर लिया था कि वे मानने को तैयार ही नहीं थे कि वो एक बुरी इंसान हो सकती है। 1. रुको, मुझे वो फोन करना है। मैंने उसके आंसू पोंछे और उसे सोफे पर बैठाकर चला गया। मैंने सबसे पहले अपने सबसे अच्छे दोस्त को फोन किया। मुझे उसकी सलाह चाहिए थी। क्या बात है निक? क्या मैं बिना पूछे अपने सबसे अच्छे दोस्त को फोन नहीं कर सकता? वो दूसरी तरफ से हंसा। नहीं, तुम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम सिर्फ तभी फोन करते हो जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है। इस बार तुम्हें क्या चाहिए? एथन मेरे साथ वैसा नहीं था, क्योंकि मैंने ओलिविया को गिरफ्तार करवा दिया था। उसे ये पसंद नहीं आया। मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं ओलिविया को जेल से बाहर निकालूं। मैंने उसके जवाब का इंतजार किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एथन, क्या तुम अभी भी वहां हो? मैं यहाँ हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप मुझसे इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। आप जानते हैं कि आपने जो किया उसके बारे में मैं कैसा महसूस करता हूँ, लेकिन आपने मुझसे कहा था कि यह मेरा काम नहीं है। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे इस बारे में क्यों बुला रहे हैं। मैंने फोन काट दिया। इस रवैये से मुझे उससे कभी कुछ नहीं मिलने वाला था। मैं एथन को बचपन से जानती थी। जब उसे कोई बात पसंद नहीं आती तो वो बोल पड़ता है और आप चाहे जो भी कहें, वो अपना मन कभी नहीं बदलता। वो इतना जिद्दी था। मैंने पुलिस प्रमुख को फोन करके आरोप वापस ले लिए, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ दस्तावेजों पर दस्तखत करने के लिए अंदर आने को कहा। मुझे बताया कि मेरे माता पिता पहले से ही वहां मौजूद हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं। मैं हार मानकर आहें भरने लगा। मैं वापस अंदर गया और देखा कि सैंड्रा वहीं बैठी कुछ नहीं देख रही थी। अध्याय 8। ओलिविया बच्चे के जन्म के बाद जेल मेरे लिए नर्क बन गई। जिस पुलिस वाले ने पहले मेरी मदद की थी, उसका 2 दिन बाद तबादला हो गया।
मुझे लगता है कि उसने जो कुछ देखा उससे वो इतना सदमे में था कि उसके बाद वो मेरे आसपास भी नहीं रहना चाहता था। बच्चे के जन्म के बाद मुझे संक्रमण हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह संक्रमण है। मुझे लगा कि यह प्रसव के बाद के दुष्प्रभाव हैं। किसी ने मुझे नहीं बताया कि उस स्थिति में क्या सामान्य था और क्या नहीं। पुलिस वाले का आखिरी नेक काम यही था कि जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो उसने उन्हें इसके बारे में बता दिया। डॉक्टर ने मेरी जांच की और बताया कि मुझे पीडियाट्रिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज नाम की बीमारी है। उन्होंने कहा कि बच्चे के जन्म के बाद बैक्टीरिया ने मेरे गर्भाशय और आसपास के हिस्सों को संक्रमित कर दिया है। उसने मुझे गोलियां दी, कहा कि इन्हें लेने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी और मैंने उन्हें केवल 1 दिन तक लिया, जब तक कि उन जानवरों ने यह निर्णय नहीं ले लिया कि मैं पिटाई के लायक हूं, क्योंकि निक ने उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया था। उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह पीटा और मेरी गोलियां टॉयलेट में बहा दी। उन्होंने मेरी पिटाई के बारे में किसी को नहीं बताया और किसी ने मेरी जांच पड़ताल करने की जहमत नहीं उठाई। मैं लगभग मर चुका था और डिस्चार्ज की वजह से बदबू आ रही थी। तभी एक नया पुलिस अधिकारी मेरी कोठरी में आया। मुझे लगता है कि वो उस अच्छे इंसान की जगह ले आया जो चला गया था। वो मुझे अस्पताल ले गया, जहां 1 हफ्ते बाद जब मैं उठी तो मेरा गर्भाशय गायब था। डॉक्टर ने बताया कि संक्रमण फैल गया था और उसे नुकसान पहुंचा था। तब तक मैं सुन्न हो चुकी थी। सब कुछ। मैं चुप रही और उस दिन के बाद से किसी से बात नहीं की। मैं अंदर से मर चुकी थी और सिर्फ मेरा बच्चा ही मुझे जिंदा रख रहा था। मुझे परवाह नहीं थी कि वे मेरे लिए खाना लाएं या नहीं। मुझे परवाह नहीं थी कि उन्होंने मुझे पीटा और मरने के लिए छोड़ दिया। मैं मरना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से ऐसा कभी नहीं हुआ। वो कमबख्त पुलिस अफसर हमेशा मुझे ढूंढ लेती और डॉक्टर के पास ले जाती। वो हमेशा मुझसे कहती कि मैं अब तक की सबसे बदकिस्मत औरत हूँ। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी। मेरे साथ बहुत बुरी घटनाएं घटी हैं। मुझे पता है कि मेरे बच्चे को जन्म दिए 1 साल हो गया है और इसका मतलब है कि मेरा बेटा अब 1 साल का हो गया है। मैं अक्सर सोचती थी कि वो कैसा दिखता होगा। क्या एक दिन जब मैं उसे देखूंगी तो वो मुझे पहचान पाएगा। मेरी कोठरी का दरवाजा खुला और मैंने खुद को एक और पिटाई के लिए तैयार कर लिया। मुझे पता था कि जब वो दरवाजा खुलता था तो वो जानवर बोर हो जाते थे और मेरे साथ अपना मनोरंजन करना चाहते थे। मुझे पीटना और चीखने पर मजबूर करना। मुझे पता था कि मेरी चीखें उन्हें खुशी और संतुष्टि देती थी। इसलिए मैंने चीखना बंद कर दिया, बस अपने आंसू बहने दिए। इससे उन्हें गुस्सा आता था, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। इस दिन जिन जानवरों का मैं इंतजार कर रही थी, उनकी जगह मेरे सास ससुर के चेहरे सामने आ गए। उन्हें देखते ही मैं घुटनों के बल गिर पड़ी और रो पड़ी। मेरी सास दौड़कर मेरे पास आई और मुझे कसकर पकड़ लिया और मेरे साथ रोते हुए बार बार माफी मांगने लगी। माँ, ओह माँ, आप यहाँ हैं। मैंने बहुत पहले ही उनसे मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी। मुझे लगा था कि वो वापस आ गई हैं और अपने बेटे का साथ दे रही हैं। लेकिन वो नहीं, वो यहाँ थी। मैं अपने टीलों को गिरने से नहीं रोक सका। ओह मेरी बेटी, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं जल्दी वापस नहीं आई। अगर हमें पता होता तो हम बहुत पहले ही वापस आ गए होते। माफ करना ओलिविया। मेरे ससुर आए और मुझे उठाने में मदद की। उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैं कितनी बुरी लग रही हूँ कि वो इस तरह रो पड़े और इतने उदास लग रहे हैं। ओह मेरी बेटी, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है? उन्होंने मुझे कसकर गले लगाया। मैं उनकी बाहों में सुरक्षित महसूस कर रही थी। वे हमेशा मेरे लिए पिता जैसे रहे हैं। मैं ठीक हूँ पापा। उन्होंने अपना सिर हिलाया और फिर दूसरे आदमी की ओर मुड़े जो वहां खड़ा था और मुझे देखकर हैरान सा लग रहा था। मैं जानना चाहता हूँ कि जब वो यहाँ थी तो उसके साथ क्या हुआ। ये तुम्हारा थाना है डेविड, और मेरी बेटी के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया गया है और डेविड, इसके लिए मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। मैंने उनकी तरफ देखा। वो आदमी पुलिस प्रमुख था। मैं भी उससे नफरत करता था। मिस्टर जोन्स, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे उसके साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में कुछ भी पता चला तो मैं जांच करूंगी और इसकी तह तक पहुंचूंगी, मैंने हंसते हुए कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे पति चाहते थे कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हो और उन्होंने उनके आदेशों का पालन किया। मेरी सास ने मुझे ये कहते हुए सुनकर रोते हुए अपना सिर हिलाया। ओलिविया, तुम क्या कह रही हो? उसने पूछा। मेरी चिंता मत करो माँ, मैं ठीक हो जाऊंगी। बस जब तक मैं यहाँ हूँ, मेरी दादी का ध्यान रखना। मैं 2 साल से उनसे मिल या बात नहीं कर पाई हूँ। मुझे ये जानना है कि वे ठीक हैं। मेरी सास और भी ज्यादा रो पड़ी।
एक मैं जाकर उसे गले लगा लिया। मैं ठीक हो जाऊंगी माँ, तुम चिंता मत करो। उसने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया, लेकिन फिर और आंसू आ गए। ओलिविया, तुम यहाँ नहीं रहोगी, हम तुम्हें यहाँ से निकालकर घर ले जा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं क्या सुन रही हूँ। मैं घुटनों के बल गिर पड़ी और सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। अब मत रो बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। मैं रोना बंद नहीं कर पा रही थी। मैंने जेल से बाहर निकलने और जेल से बाहर आने की उम्मीद छोड़ दी थी। दुनिया, मेरी दादी कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वो बहुत चिंतित होगी और मुझसे नहीं मिल रही होगी। इतने लंबे समय तक रहने से उसकी सेहत जरूर खराब हो गई होगी। मैं चाहता हूँ कि उसे पता चले कि मैं ठीक हूँ। मेरा सास ने उदास निगाहों से मेरी तरफ देखा। हम कार में बैठने ही वाले थे और मैं आश्चर्य हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ। दादी, वो बहुत बीमार हो गई थी, है ना? मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा। प्लीज मुझे उससे मिलवा दो। उसे पता होना चाहिए कि मैं ठीक हूँ। तुम्हारी दादी मर चुकी हैं, ओलिविया। उनकी मृत्यु 1 साल पहले हो गई थी।